हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इम्पॉर्टेंट आर्टिकल गुरु नानक देव जी के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनजातीय दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की हैं। उसको देखेंगे कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई हैं और पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ से इमर्ज हुआ, देवर कमीशन क्या था, थैलिडोमाइड ट्रेजिडी क्या थी। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आया है, जो वर्कर फंस गए थे हमारे टनल में, उनको ईजिली निकाल लिया गया है। बहुत सारी मेहनत करने के बाद सबके द्वारा ये निकाल लिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे और हमने इस आर्टिकल से ये भी सीखा कि कोई भी स्टेट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है तो हम कैसे उसके नेशनल पार्क देखें, कैसे उसकी रिवर देखें, ये सब हमारे द्वारा देखा गया था। और आगे हम एक बार फिर से देखेंगे कि यमुनोत्री, गंगोत्री और भागीरथी और अलकनंदा कैसे मिलती हैं, कैसे गंगा रिवर बनाती हैं और कौन कौन सी रेंजेस उत्तराखंड से होकर जाती। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है गुरु नानक जयंती के बारे में। देखो, अभी रिसेंटली 554th जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी की सेलिब्रेट की गई। तो गुरु नानक देव जी के बारे में बेसिक चीज़ जान लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में, कहीं कहीं 1469 है, कहीं कहीं 1459 है। तो इसमें कन्फ्यूज़न है। तो हमने जो सर्च किया है, जो हमने पाया है, वो मैक्सिमम जगह 1469 पाया। 1469 में तलवंडी राय भोय विलेज नियर लाहौर, मतलब गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर में तलवंडी में हुआ और इस जगह का नाम रीनेम कर दिया नानकाना साहिब। नानकाना साहिब कर दिया गया। ये जो 10 सिख गुरु थे हमारे सिखिज़्म के, उसमें से पहले सिख गुरु थे और इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था, जो सोशल हार्मनी में, जेंडर इक्वलिटी में, विमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाया था। ये ऑलवेज इंटरफेथ डायलॉग करते थे, रिलीजियस डिनोमिनेशन का सपोर्ट करते थे और इंटरफेथ सपोर्ट किया जाता था। इनकी कंपोजिशन, गुरु नानक देव जी की कंपोजिशन आपको जो है आदि ग्रंथ में मिलेंगी, जो कंपाइल्ड किया गया गुरु अर्जन देव जी के द्वारा, जो 5th सिख गुरु थे। जो हमारे गुरु अर्जन देव जी थे, उन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया और उस कंपाइलेशन में गुरु नानक जी की कुछ कंपोजिशंस डाली। गुरु अर्जन देव जो थे वो 5th सिख गुरु थे, ठीक है। और यही आदि ग्रंथ जो है आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया, जब 10th सिख गुरु ने अपनी इसमें एडिशन किया। जब 10th सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने जब एडिशन किया तो इस आदि ग्रंथ को आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाने लगा, ठीक है। हमारे गुरु नानक देव जी निर्गुणा सेक्ट को फॉलो करते थे या निर्गुणा को फॉलो करते थे, जो भगवान की एक फॉर्म है। मतलब निर्गुणा उस फॉर्म को कहा जाता है भगवान की जो फॉर्मलेस है, मतलब आपको कोई भी मूर्ति पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान हर कहीं है। देखो लिखा है निर्गुणा डिवोशन टू एंड वर्शिप ऑफ फॉर्मलेस डिवाइन फॉर्म ऑफ भक्ति, ठीक है। इन्होंने रिजेक्ट किया सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल्स को, इमेज वर्शिप को और ऑस्टेरिटी को। ये गुरु नानक देव जी सख्त खिलाफ थे। जो रिचुअल्स में एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है अपर कास्ट के द्वारा, उसके सख्त खिलाफ थे। संगत जो है, संगत कांग्रीगेशन वर्शिप जो होती थी संगत, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। एक ओमकार के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया। एक ओमकार का कॉन्सेप्ट कहता था ट्रीटिंग ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वली, मतलब विमेन, मैन, कास्ट, क्रीड, जेंडर सभी को इक्वली ट्रीट करो। आखिरकार 1539 में करतारपुर पंजाब में गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई। कुछ उनके मॉडर्न इंडिया में गुरु नानक देव जी का रिलीवेंस है, उसको देख लेते हैं। देखो, बिल्ड किया इन्होंने इग्लिटेरियन सोसाइटी को। देखो, ये मेंस में बहुत अच्छा आपके टॉपिक होने वाला। इन्होंने बिल्ड किया इग्लिटेरियन सोसाइटी को। लंगर का कॉन्सेप्ट दिया। लंगर का मतलब साथ मिलकर खाना खाना और फूड को शेयर करना। पंगत का कॉन्सेप्ट दिया। पंगत मतलब कोई भी हाई और लो कास्ट नहीं है, सभी एक से हैं। और संगत का कॉन्सेप्ट अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि कलेक्टिव डिसीजन को मेकिंग को प्रमोट किया। सोशल हार्मनी प्रमोट की। एक ओमकार सतनाम का कॉन्सेप्ट दिया कि एक ही भगवान है और वो सत्य है। और देखो ये लिखा, होल वर्ल्ड क्रिएशन ऑफ गॉड एंड ऑल आर वन इक्वल, मतलब जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया। फॉरगिवनेस को प्रमोट किया, पेशेंस को प्रमोट किया, ये कोर वैल्यू होती हैं, काइंडनेस को प्रमोट किया, ठीक है।
इन्होंने कहा कीरत करो नाम जपो वंद चखो, मतलब वर्क वर्शिप और शेयरिंग करो, स्टूड फॉर कर्मा, कर्मा के लिए हमेशा खड़े रहो, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दासवंत का कॉन्सेप्ट, दासवंत का कॉन्सेप्ट जो है गुरु नानक देव जी के द्वारा दिया गया। गुरु नानक देव जी ने बताया कि टोटल इनकम का नीडी पर्सन को 1/10 दे दो, मतलब आपका 1/10 मान लो 100 रुपये आपकी इनकम है, उसमें से 1/10 कितना हो गया 10 रुपये, 10 रुपये आप जो है गरीब आदमी को ज़रूर दो। तो इस तरह से जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया गया गुरु नानक देव जी के द्वारा, और पीस को भी प्रमोट किया गया। तो ये गुरु नानक देव जी के कुछ डेवलपमेंट थे। आपको पता होना चाहिए दासबंद का कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, एक ओमकार क्या कहता है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ पर डेथ हुई, ये सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए गुरु नानक देव जी के द्वारा। और ये पहले सिख गुरु थे सिखिज्म में, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला आर्टिकल, थैलिडोमाइड ट्रेजिडी के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो 1950s और 1960 में विमेन, जो प्रेग्नेंट विमेन थी, उनको नौसिया के ट्रीटमेंट के लिए एक थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ की जाती थी। ठीक है, ये थैलिडोमाइड ड्रग जो होती थी, जो ट्रीट करती थी थैलिडोमाइड ट्रीटमेंट के लिए। और ये ड्रग जो है विमेन में जो नौसिया की प्रॉब्लम होती थी, देखो नौसिया आप इस तरह से समझ सकते हो, जी मचलाना, पेट में प्रॉब्लम होना, बहुत ज़्यादा दिल घबराना, तो इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए थैलिडोमाइड ड्रग दी जाती थी। यही थैलिडोमाइड ड्रग जो है वो थैलिडोमाइड ट्रेजिडी में तब्दील हो गई, क्योंकि सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखे जाने लगे चिल्ड्रन में, जो डिफॉर्म लिम्ब हुए और इनइफेक्टिव ऑर्गन हुए। आप यहाँ पर देख लो, ये थैलिडोमाइड पेशेंट है, इसके हाथ जो है छोटे रह गए ये बच्चे के, आप देख सकते हैं। ये थैलिडोमाइड ट्रेजिडी के नाम से फेमस है। अब थैलिडोमाइड जो है नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है एम्ब्रियो के। एम्ब्रियो बच्चे के उस पार्ट को कहा जाता है जहाँ पर बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है माँ के पेट में, इट्स कॉल्ड एम्ब्रियो, ठीक है। और ये क्रिएट करता है रेंज ऑफ डिसेबिलिटी को। ये थैलिडोमाइड ट्रेजिडी थी। आपको पता होना चाहिए कि थैलिडोमाइड एक ड्रग होता था जिसको यूज़ किया जाता था नौसिया के ट्रीटमेंट में, मगर नौसिया का ट्रीटमेंट इतना घातक साबित हुआ कि जो थैलिडोमाइड ड्रग के जो कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आए उसमें सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिले। मिनीमाटा ट्रेजिडी के बारे में देख लेते हैं। मिनीमाटा ट्रेजिडी क्या है? जो जापान के एरिया में फिश और सेलफिश बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, तो उसमें कंटेमिनेशन निकल कर आया हज़ार्डुअस मिथाइल मरकरी का, ठीक है। तो ये हज़ार्डुअस मिथाइल मरकरी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगा। यही मिनीमाटा ट्रेजिडी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये मिथाइल मरकरी ही थी जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी, और जिस कोस्ट पे हुआ उसे मिनीमाटा कोस्ट कहा जाता था, और ये मिनीमाटा कोस्ट जापान में स्थित है। तो मैंने आपको बताया मिनीमाटा ट्रेजिडी क्या थी और थैलिडोमाइड ट्रेजिडी क्या थी, आपको ये सब पता ही होना चाहिए। अब ग्रेट लेक टिटिकाका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो लेक टिटिकाका का जो वाटर है लगातार डिक्रीज़ हो रहा है। तो कंटेक्स्ट क्या है, इस वाटर जो लेवल डिक्रीज़ हो रहा है इसके बहुत सारे रीज़न बताए जा रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न बताया जा रहा है कि आपका जो है क्लाइमेट चेंज एक वन ऑफ द मेन रीजन है जिससे क्या हो रहा है, वाटर का डिक्लाइन हो रहा है। तो हम लेक टिटिकाका को देखेंगे। लेक टिटिकाका कहाँ पर स्थित है, ठीक है। देखो वन ऑफ द साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट लेक, मतलब जो साउथ अमेरिका में बहुत सारी लेक हैं उसमें से एक लार्जेस्ट और एंशियंट लेक है, और वह की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। मतलब जो नेविगेबल लेक वो होती है जहाँ पर लोग बोट आती है जाती है, फिशिंग होती है। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। वहाँ पर टिटिकाका नेशनल रिजर्व भी है, ठीक है, और जिएंट फ्रॉग भी वहाँ पाए जाते हैं। आप देख लो लेक टिटिकाका का किस किस से बॉर्डर मिलता है। देखो ये इधर पेरू है और इधर बोलीविया है, और इसके बॉर्डर पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे लेक टिटिकाका पड़ती है, ठीक है। ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखेंगे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऐसे यहाँ से ये जाएगी, ठीक है। अगले आर्टिकल से पहले हम देख लेते हैं एंडीज़ माउंटेन कहाँ पर पाए जाते। देखो ये साउथ अमेरिका के रीजन है। इस साउथ अमेरिका के इस कोस्टल एरिया में सारे एरिया में एंडीज़ माउंटेन पाए जाते हैं,
तो ये एंडीज माउंटेन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पेम्पॉस ग्रासेस यहाँ पाई जाती हैं, ये सब हमें देखने को मिलती हैं। ये बोलिविया जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे हमें लेक टिटिकाका देखने को मिलती है। ठीक है, और अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल सुब्रत राय जी के बारे में। देखो रिसेंटली हमने देखा था कि सुब्रत राय की डेथ हो गई थी और इनकी डेथ में इनके बच्चे भी नहीं आ सके थे, क्योंकि अगर इनकी डेथ में इनके बच्चे आते तो मे बी उन्हें केस से रिलेटेड गिरफ्तार कर लिया जाता। तो आप कहते नहीं हैं कि करप्शन करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा बुरे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो सुब्रत राय की जो डेथ हुई और जो सुब्रत राय जो अमीर हुए उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल कर आया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि चिट फंड जो सिस्टम है, जो चिट फंड घोटाला हुआ था, ये बहुत फेमस घोटाला था। देखो चिट फंड में क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपके मोहल्ले या पड़ोस में आप वेस्टर्न यूपी में रहे होंगे तो बीसी का कॉन्सेप्ट होता है। बीसी के कॉन्सेप्ट को ही चिट फंड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा देते हैं। डिसाइड होता है कि हम इस चिट फंड में 20-20 हज़ार रुपये इकट्ठा करेंगे और इसमें क्या होता है, एक लॉटरी सिस्टम होता है। अब हर महीने वो लॉटरी सिस्टम निकाला जाता है। जिसके नाम का जो लॉटरी सिस्टम निकला होता है वो लिमिटेड मनी को इसमें से निकाल सकता है एज अ क्रेडिट। ठीक है, ये क्रेडिट के तौर पर उस बंदे को मिल जाएगा जिसके नाम से ये निकला, और वो बंदा इस मनी को यूज़ कर लेगा और इस मनी को यूज़ करने के बाद स्लोली क्रेडिट देता रहेगा। मतलब लोगों का काम भी चलता रहता है, कर्ज भी नहीं होता है और पैसा इन्वेस्ट भी होता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसने इसमें से पैसा निकाला तो उसने उसके ऊपर ब्याज लगेगा, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो चिट फंड का कॉन्सेप्ट ऐसे निकल कर आया। ये चिट फंड जो कॉन्सेप्ट है ये रोटेटिंग क्रेडिट के नाम से भी बहुत जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी माँ या फिर बहनें जो हैं या भाई, कभी कभी आपने देखा होगा कि पैसे अनऑर्गेनाइज्ड वे में इकट्ठा करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वे में इकट्ठा करने का क्या मतलब है? अनऑर्गेनाइज्ड वे में क्या मतलब है कि इसमें कोई भी बहुत बड़ी बैकिंग नहीं है आरबीआई की। आप सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा बैकिंग मिलेगी आरबीआई से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखने को मिलेगा आरबीआई के द्वारा बहुत ज़्यादा बैकिंग वगैरह नहीं दी जाती है इसमें। ठीक है, मगर इसको रेगुलेट जरूर किया जाता है चिट फंड एक्ट 1982 से। देखो हमने लास्ट टाइम पॉन्जी स्कीम्स के बारे में पढ़ा था। देखो मैं पॉन्जी बता देता हूँ। पॉन्जी स्कीम्स में क्या था कि छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेकर बड़े इन्वेस्टर को दे दिया जा रहा था और ये छोटे इन्वेस्टर जो थे वो वंचित रह जाते थे। इनको जो है घाटा हो जाता था और ये इनकी बहुत सारा कर्ज इनके ऊपर हो जाता था और बड़े इन्वेस्टर इस पैसे का फ़ायदा उठाकर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर देते थे और पैसा कमाते थे। तो पॉन्जी स्कीम हमारे इंडिया में बैन है टोटली। क्यों बैन है? क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस, बैड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसे इंडिया में चिट फंड पॉन्जी स्कीम को बैन किया गया है क्योंकि ये इर्रेगुलरिटी दिखाता है, कोई भी डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। जबकि आप देखेंगे चिट फंड को रेगुलेट किया जाता है चिट फंड एक्ट 1982 से। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सेस होता है सेविंग का और बोरोइंग का। पीपल के लिए इंस्टॉलमेंट से मैंने बताया, हर मंथ में लोग जमा करते हैं पैसा। ठीक है, और इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, इसके लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बनाया है और इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसको अदर नेम रोटेटिंग सेविंग एंड क्रेडिट एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। अब रोटेटिंग सेविंग और क्रेडिट एसोसिएशन क्या है? फाइनेंशियल व्हीकल है जो रेगुलेट करती है इन इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, तो इस तरह से चिट फंड के बारे में हमने बेसिक चीज़ें जानी। अब देखो एग्जिस्टिंग रेगुलेशन क्या है, मतलब जो हमारे इंडिया में चिट फंड को रेगुलेट किया जाता है वो किससे किया जाता है? देखो चिट फंड एक्ट हो गया 1962 का, आरबीआई एक्ट हो गया 1934 का और सेबी एक्ट हो गया 1992 का। मतलब इनके द्वारा चिट फंड को गवर्न किया जाता है। गवर्न करने का मतलब है इनको देखा जाता है कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज चिट फंड जो है वो रजिस्टर्ड होता है, चिट फंड कंपनीज होती हैं। देखो कुछ तो आपने छोटी छोटी चीज़ें देखी होंगी, मोहल्ले पड़ोस में बीसी का सिस्टम है, चिट फंड का। ये चिट फंड बहुत बड़े लेवल पर भी होता है। जब बड़े लेवल पर होता है तो शारदा जैसे स्कैम होते हैं। देखो आगे आप देखेंगे शारदा चिट फंड स्कैम है, ये देखो कितना फेमस स्कैम है। रोज वैली स्कैम है। जब ये बहुत बड़े लेवल पर होता है तो बहुत बड़े स्कैम होते हैं और इसमें बहुत बहुत बड़ी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं, बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये
अक्सर जो है चिट फंड को इंक्लूड किया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसको सब कैटेगराइज किया गया है मिसलीनियस नॉन बैंकिंग कंपनीज, ठीक है। मतलब ये एज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह वर्क करती हैं। देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्या रोल होता है, देखिए ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब इसका क्या रोल होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। ये क्रेडिट और सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप याद रखना। कभी भी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन देती हैं, और ये लोन जो देती हैं इसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है और इसके द्वारा यही लोन वापस लिया जाता है। तो इनका इतना काम होता है, इसलिए इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। अब चिट फंड भी ऐसा ही है, चिट फंड में कोई इंटरेस्ट रेट वगैरह तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इसे मिसलीनियस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहा जाता है। लोग इसमें से पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, इंटरेस्ट मिलता नहीं है। सेविंग भी आप करते हैं तो सेविंग इस तरह की नहीं होती है जिसमें आरबीआई रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये चीज़ बताई गई। अब आरबीआई ने कहा है कि नॉट लेट आउट एनी सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर देम, कोई भी सेपरेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है चिट फंड के लिए, आप ये याद रखना। अब ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की क्यों ज़रूरत है। देखो पहले शारदा चिट फंड स्कैम हम देख चुके हैं, रोज़ वैली स्कैम देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे स्कैम देख चुके हैं। तो कह रहे हैं फ्रेडुलेंट कंपनी जो है इसमें इन्वॉल्व है, इनका जो राइज हो रहा है इनको कंट्रोल करने के लिए हमें रेगुलेशन की ज़रूरत है। फाइनेंशियल इलिटरेसी है, आप देखेंगे जो अक्सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वही इसमें पार्टिसिपेट करता है चिट फंड में। तो ये फाइनेंशियल इलिटरेसी को हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। पॉन्जी स्कीम में जैसे नुकसान देखने को मिलते थे वैसे इसका नुकसान इसमें देखने को मिल सकते हैं। पॉन्जिंग स्कीम में मैंने बताया जो ओल्ड इन्वेस्टर होते हैं उनको ज़्यादा रिटर्न दे दिया जाता है न्यू इन्वेस्टर से लेकर, और न्यू इन्वेस्टर को वंचित रख दिया जाता है, इसलिए पॉन्जी स्कीम हमारे इंडिया में बैन है। ये नॉन ट्रांसपेरेंसी है, मतलब चिट फंड में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, किसी मोहल्ले पड़ोस में चल रही है, लोगों को पता ही नहीं है, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये सब सिस्टम देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन उस पर नज़र ही नहीं रख पाते हैं, और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। कोई अगर चिट फंड बंदा इकट्ठा कर रहा है किसी मोहल्ले में या फिर कहीं पर, वो कहीं विदेश भाग गया तो आप उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर बताई गई है। अगला आर्टिकल पीवीटीजी के बारे में। देखो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। हमारे इंडिया में 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया और विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च की। ये जो स्कीम्स दोनों लॉन्च की गई हैं, विकसित भारत यात्रा और पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट। पीवीटीजी डेवलपमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। आपको मैं बता दूंगा कि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होता है। रिसेंटली क्या हुआ है, हिस्टोरिक विजिट किया है हमारे मोदी जी ने उली हाथू विलेज में। उली हाथू विलेज जो है बर्थ प्लेस है बिरसा मुंडा जी का, जिनकी याद में हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री ने जो पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम मिशन लॉन्च किया है, पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया, इसका मेन एम है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना। आप यहाँ देखोगे एम टू एड्रेस क्रिटिकल नीड ऑफ 75 पीवीटीजी। अच्छा आप पीवीटीजी ही समझ लीजिए। देखो क्या होता है, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है, प्रॉस्पेरिटी का मतलब उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है, जबकि कुछ ट्राइबल ग्रुप सारी चीज़ों से वंचित होते हैं, ठीक है। ये जो वंचित ग्रुप होते हैं इन्हीं को हम पीवीटीजी कहते हैं। इनको सेपरेट कैटेगरी बना दी गई 75 पीवीटीजी की, और ये पीवीटीजी की जो कैटेगरी फर्स्ट टाइम आई थी ये धेबर कमीशन ने बनाई थी। किसने बनाई थी, धेबर कमीशन। ये जो धेबर कमीशन था इसके द्वारा 1962 के करीब बताया गया कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। इन ट्राइबल ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक सेपरेट कैटेगरी बनाना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए ये पीवीटीजी की कैटेगरी बनाई गई थी। अब आप ये देखिए,
आप प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन में क्या होगा, फोकस किया जाएगा पावर पर, वाटर पर, रोड कनेक्टिविटी पर, हाउसिंग पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, मतलब ओवरऑल अपलिफ्टमेंट होगा मार्जिनलाइज सेक्टर का। ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या है? विकसित भारत संकल्प यात्रा क्या जो लॉन्च हुई है वो कुंती से लॉन्च हुई है। इसका गोल है सैचुरेशन ऑफ फ्लैगशिप गवर्नमेंट स्कीम अक्रॉस कंट्री, मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सभी जगह पहुंचना चाहिए। देखो दोनों में डिफरेंस देख लो, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट स्कीम्स में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, रोड की कनेक्टिविटी करना है, जबकि विकसित भारत संकल्प योजना में क्या है, यात्रा में क्या है कि हम जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको सारी जगह फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ऑल डिस्ट्रिक्ट टिल जनवरी 2024। अब पीवीटीजी मैंने बता दिया कि ट्राइबल ग्रुप होते हैं। देखो टोटल ट्राइबल ग्रुप की पॉपुलेशन इंडिया में 8.6% है टोटल पॉपुलेशन की। पीवीटीजी मोर वल्नरेबल होते हैं देन अदर ट्राइबल ग्रुप। 1973 में, मैंने 1962 बोल दिया था, सॉरी, 1973 में धेवर कमीशन बनाया गया पीवीटीजी के लिए। ठीक है। 2006 में गवर्नमेंट इंडिया ने इसे पीटीजी, जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप था, उसका नाम 2006 में पीवीटीजी कर दिया, और इसमें टोटल 75 पीवीटीजी मतलब पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आते हैं 705 से। ठीक है। अब इनका मेन एम क्या है, होमोजीनियस डेवलपमेंट करना, जो आइसोलेटेड हैं। देखो पीवीटीजी में उन्हीं लोगों को मतलब इंक्लूड किया जाता है जो मोस्टली होमोजीनियस हैं, स्मॉल पॉपुलेशन है, इलिटरेट हैं, रिटन लैंग्वेज नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, स्लो रेट ऑफ चेंजेस है। हाईएस्ट पीवीटीजी जो है वो उड़ीसा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज ये हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स और टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।